जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा, आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर। मैं प्रतिदिन सुबह आपके लिए लेकर के आता हूं करंट अफेयर की सीरीज। उद्देश्य यह रहता है कि आप अखबार पढ़िए और उन अखबारों में आप यह समझ सकें कि हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कैसे हम अखबार पढ़ने के साथ साथ जो है उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को निकाल सकते हैं। ठीक, हम यही इसी बात का अभ्यास अपनी हर कक्षा में हर एक बच्चे के साथ कराना चाहते हैं और यही हमारा उद्देश्य है। आज की हेडलाइन है, आज के प्रमुख अखबारों की, जितने अखबार हैं सबकी प्रमुख हेडलाइन है, राज्यसभा में भावुक हुए पीएम मोदी। दरअसल कल राज्यसभा में कुछ सदस्यों का जो है अंतिम कार्यकाल चल रहा था, ठीक है ना। कार्यकाल का अंतिम दिन चल रहा था। उसमें से राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे श्री गुलाम नबी आज़ाद जी, ठीक है ना, गुलाम नबी आज़ाद जी। गुलाम नबी आज़ाद जी राज्यसभा सदस्य थे वर्तमान में, लेकिन उनका कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो प्रधानमंत्री जी जो है गुलाम नबी आज़ाद के योगदानों को लेकर के सदन में ही भावुक हो गए। अब इसमें भी, इस भावुकता पर भी तरह तरह के कमेंट्स हैं अखबारों में। क्यों भावुक हो गए, क्या बात थी? कुछ लोग इसको पॉलिटिकल ड्रामा बताते हैं। ये सब अपनी बातें हैं, आपको इस कमेंट पर नहीं जाना है। ध्यान दीजिए, न्यूज़ कैसी है? न्यूज़ पूरी तरह पॉलिटिकल है, राजनीतिक न्यूज़ है। और कभी भी यह परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा कि किस दिन पीएम जो है राज्यसभा में भावुक हो गए थे, कभी नहीं पूछा जाएगा। किसके ऊपर भावुक हो गए थे ये भी नहीं पूछा जाएगा। अब इस पॉलिटिकल खबर में से भी आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए क्या काम का हो सकता है उसे हम समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये समझ लेंगे कि बात क्या थी। बात ये थी कि राज्यसभा के सदस्य थे कौन? गुलाम नबी आज़ाद। कौन थे? गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है ना। कांग्रेस से थे, जम्मू कश्मीर से थे, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनका कार्यकाल खत्म हो गया, ठीक है ना। इनका कार्यकाल राज्यसभा में समाप्त हो गया। तो पहला प्रश्न आपके मन में, आपके मस्तिष्क में यह आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर राज्यसभा का सदस्य है तो उसका कितने वर्षों का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। कार्यकाल समाप्त होने का मतलब आपके मस्तिष्क में तुरंत यह बात हिट हो जानी चाहिए कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो एक राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आप पढ़े होंगे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अधिकतम 5 वर्ष। अधिकतम 5 वर्ष कहने का मतलब यह हुआ कि बीच में अगर लोकसभा भंग हो गई या दोबारा नई लोकसभा का गठन हो गया तो वो जो है सदस्य अर्ह नहीं रह जाते हैं नई लोकसभा में बैठने के लिए। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है, ठीक है ना। राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है, यानी ये कभी सदन भंग नहीं होती। अलबत्ता हर 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य जो है नए निर्वाचित होते रहते हैं। तो यह जो है इसकी कंटिन्यूटी लगातार चलती रहती है। मतलब 1/3 सदस्य जो है इसके लगातार रिटायर होते रहते हैं और लगातार 1/3 सदस्य क्या होते हैं? हर दूसरे वर्ष नए आते रहते हैं। इसलिए जो है यह हर दूसरे वर्ष करने का मतलब यह पूरे के पूरे 6 वर्ष में जो है पूरी तरह से नई राज्यसभा बन जाती है, ठीक है ना। अब और क्या महत्वपूर्ण राज्यसभा से प्रश्न आ सकता है? आपने एक बात जाना कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है, ठीक है ना। पहली बात आपने जानी। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? इसे राज्यसभा ही क्यों कहते हैं? इसे राज्यसभा क्यों कहते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है इसी बात में मौजूद है, इसके नामकरण की पद्धति, ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक राज्य के विधानसभा सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य करते हैं। कैसे करते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव करते हैं।
ठीक है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में सब वोट डालते हैं, वैसे ही राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो हर राज्य के पास राज्यसभा के सदस्यों की मतलब सीमा है कि इस राज्य से इतने राज्यसभा के सदस्य होंगे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सदस्य जो है उत्तर प्रदेश से जाते हैं राज्यसभा में, ठीक। तो जो विधायक लोग हैं, विधानसभा सदस्य करने का मतलब विधायक लोग, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक और बात महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, अपने उत्तर प्रदेश की जो विधायी व्यवस्था है वो भी जो है द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब एक यहाँ जो है विधानसभा के सदस्य होते हैं और दूसरे कौन होते हैं, विधान परिषद के सदस्य, ठीक है ना। दूसरे कौन सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य। ठीक उसी प्रकार जैसे संसद के 2 सदस्य हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। संसद के कितने सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति के साथ मिलकर के क्या बन जाता है, वह संसद बन जाता है, ठीक है ना। इसी मुद्दे पर देखते हैं प्रश्न क्या बनाया गया है। प्रश्न बनाया गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। मैंने सही जवाब आपको बता दिया है। विकल्प में रख लिखा है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 9 वर्ष। तो आपने सही पकड़ा, आपने सही ध्यान दिया। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का होता है, ठीक है ना। राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। देखते हैं अगली न्यूज हेडलाइन क्या है अखबार की। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप प्रतिदिन अखबार पढ़ने की आदत डालें और कोचिंग जंक्शन के करंट अफेयर्स के साथ उसको कोरिलेट करें। दोनों को एक साथ आप देखेंगे तो आपको समग्र रूप से जो है करंट अफेयर की स्थिति आपके मन में विजन उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, इसलिए इसको जियो का त्यों मैंने उठा करके रख दिया है। लिखा है UNHRC इज फ्लड, ठीक, नीड्स रिफॉर्म बट वॉकिंग अवे वुडंट फिक्स इट, US सेक्रेटरी ब्लिंकन, ठीक है ना। इसको आप इतने खंडों में पढ़ करके इसका जो है मतलब बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है UNHRC इज फ्लड। फ्लड का मतलब होता है जहां खामियां बहुत हों, ठीक है ना। खामियां का मतलब कमजोरियां बहुत हों। तो क्या बताया जा रहा है कि UNHRC मतलब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, समझ गए ना। UNHRC मतलब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। इज फ्लड मतलब उसमें कई कमियां हैं, ठीक है ना। नीड्स रिफॉर्म मतलब उसमें सुधार की जरूरत है। बट वॉकिंग अवे वोंट फिक्स इट मतलब इससे बाहर चले जाना जो है कोई समाधान का हिस्सा नहीं है। कौन कह रहा है, US सेक्रेटरी ब्लिंकन, ठीक है ना। US सेक्रेटरी ब्लिंकन यानी टोनी ब्लिंकन जो है, टोनी ब्लिंकन अमेरिका के नए विदेश मंत्री हैं, ठीक है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। वहां मंत्रियों को क्या कहा जाता है, सेक्रेटरी कहा जाता है, क्योंकि उनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और बाद में जो है कांग्रेस से, सीनेट से जो है उनकी परमिशन ले ली जाती है, ठीक है ना। तो अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन है, टोनी ब्लिंकन है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में खामियां जरूर है, लेकिन इससे बाहर जाना कोई विकल्प नहीं है। इससे बाहर जाने से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि भूतपूर्व राष्ट्रपति मतलब जिसको कहिए अभी अभी राष्ट्रपति जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका वो जो है अमेरिका को इस मानवाधिकार परिषद से बाहर निकालना चाहते थे। उनका आरोप था कि इस मानवाधिकार परिषद में चीन जैसे देश भी शामिल हैं, जिनका जो है मानवाधिकारों के प्रति ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही गंदा है। और इसलिए जो है डोनाल्ड ट्रंप ने वकालत की थी कि अमेरिका क्या हो जाए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो जाए। लेकिन अब वहाँ सत्ता बदल चुकी है, वहाँ नए राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है। जोसेफ बिडेन वहाँ के नए राष्ट्रपति हैं, श्रीमती कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति है और इनका नाम आया है, जिनको भी ध्यान दीजिए, यह है ब्लिंकन, टोनी ब्लिंकन वहाँ के विदेश मंत्री हैं, ठीक है ना। तो अब इस खबर को अगर आपने पढ़ा तो इस खबर से एक परीक्षा उपयोगी तथ्य बनता है
बहुत पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय, जितने अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका मुख्यालय, स्थापना वर्ष, कितने सदस्य राष्ट्र हैं, ये सब बहुत पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी सन 2006 में। कब हुई थी? सन 2006 में। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था। क्या था? कमीशंस फॉर ह्यूमन राइट, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था, वह 2006 के पहले तक कार्य करता था, लेकिन 2006 में उसको समाप्त करके क्या बना दिया गया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बना दिया गया। इसमें जो है सभी महाद्वीपों से मिला करके 47 सदस्य देश होते हैं, ठीक है ना। कितने देश होते हैं? 47 सदस्य देश होते हैं, जो बारी बारी से बदलते रहते हैं, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का जो सही जवाब है, इसका मुख्यालय है जिनेवा में, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है ना। और इसका काम क्या है? इसका काम है मानवाधिकारों की निगरानी करना। विश्व के प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक स्थान पर मानवाधिकारों की निगरानी करना। मानव अधिकार क्या क्या है? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। मानव अधिकार क्या है? आप भारत जैसे स्वतंत्र देश में रहते हैं तो आपको मानवाधिकारों के प्रति जो है धारणा ही नहीं होगी कि मानव के पास क्या क्या अधिकार ऐसे, क्योंकि आपको बचपन से ही वो अधिकार प्राप्त है तो उसका एहसास नहीं होता कि उसकी कमी होने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। आपके पास तमाम प्रकार के अधिकार प्राप्त है। जैसे आपके पास अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है कि आप जो चाहे जो है वो बोल सकते हैं, जो चाहे किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, पूरे भारत में जहाँ चाहे वहाँ स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन कर सकते हैं। आपके पास धार्मिक उपासना का अधिकार है। आपको मन करे तो आप हिंदू धर्म को स्वीकार करिए, आपको मन करे तो आप मुस्लिम मत को स्वीकार करिए, आपको मन करे तो आप जैन मंदिर में जाकर के पूजा करिए। धार्मिक उपासना का आपको अधिकार है। आपको जो है रहन सहन का अधिकार है, आपको जैसे रहना है वैसे रहिए, आपको जो खाना है वो खाइए, खान पीन का अधिकार है। तरह तरह के, कहने का मतलब आपके पास बहुत ढेर सारे मानव अधिकार हैं। लेकिन विश्व के कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां ये मानव अधिकार नहीं है, जहां धर्म के आधार पर कह लीजिए प्रताड़ना होती है। आपके पास रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब ये है कि आपको बिना गुनाह के सजा नहीं दी जाएगी। आपको सजा तभी मिलेगी जब आपके विरुद्ध कोई अपराध क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां मुकदमा ही नहीं चलता है। जबरदस्ती शासकों को जो मन करता है, शासकों को जिसकी इच्छा कहती है उसे जो है क्या करते हैं? कैद कर लिया जाता है, ठीक है ना। आपने सुना होगा, लीबिया वगैरह का नाम सुना होगा, या अभी देख लीजिए हाल ही में म्यांमार की घटना सुन लीजिए। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हो गया है। तो कहने का मतलब आपके पास जो है तमाम तरह के भारत में पैदा होने के कारण ढेर सारे मानव अधिकार हैं, जिसे जो है आप बचपन से जीते आ रहे हैं और आपको एहसास नहीं होता। लेकिन विश्व के कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां जिनके नागरिकों को ये अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं है। तो उन अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ता है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद लड़ता है, ठीक है ना, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय है जिनेवा में। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टर्म आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। आपने क्या सीखा? किसी हेडलाइन से हम परीक्षा उपयोगी तथ्य को कैसे निकालेंगे, कैसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखते हैं अगली हेडलाइन क्या है। अगली हेडलाइन है, अभी हाल ही में भारत ने किस देश में सहतूत बांध परियोजना विकसित करने हेतु समझौता किया है? तो कल ही की बात है। कल जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी, ठीक है ना, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी का वर्चुअल जो है द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ। वर्चुअल कहने का मतलब जो है प्रत्यक्ष न होकर के नेट द्वारा, इंटरनेट कनेक्शन द्वारा दोनों लोग जो है आपस में जुड़े और भारत के प्रधानमंत्री ने सहतूत बांध परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया। कहाँ शुरू करने का निर्णय लिया? अफगानिस्तान में, ठीक है ना। यह जो है परियोजना अफगानिस्तान के लोगों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, जो वहाँ का प्रमुख शहर भी है, ठीक है ना। अफगानिस्तान की प्रमुख शहर क्या है? काबुल। और वहाँ की राजधानी भी कौन सा है? काबुल। आप थोड़ा सा देखेंगे मैप को, अगर जूम आउट करके देखेंगे
तो ये आपको मैप अगर दिखाई दे रहा है सैटेलाइट के माध्यम से, तो देख रहे होंगे आप कि कुछ जो क्षेत्र है बड़े हरे भरे टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं, और कुछ क्षेत्र कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ क्षेत्र जो है बिल्कुल बंजर टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं। दिख रहा है ना, ऐसा इसलिए है, आप देख रहे होंगे भारत का जो है ये हिस्सा, इतने हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा हिस्सा लगभग जो है क्या है, हरा भरा है। हरा भरा कहने का मतलब यहाँ प्रायः जो है अच्छी बरसात होती है, न बरसात होने की स्थिति में नदियों का प्रवाह है, जिससे जो है हरियाली क्या हुई होती है, बधी रहती है। ये सब पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये पूरा क्षेत्र आपको क्या दिख रहा है, हरा भरा दिख रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ये जो है देश प्रत्येक समय जो है एक निश्चित अंतराल पर इनको बरसात प्राप्त होती रहती है, और दूसरे जो है इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून से पर्याप्त वर्षा मिल जाती है। दूसरे इन क्षेत्रों में क्या है, नदियों का प्रवाह अधिक है, ठीक है ना, इसलिए ये क्षेत्र क्या है, हरे भरे हैं। अब वही थोड़ा सा इधर आइए, इस क्षेत्र से हट करके आप इधर आइए, तो इधर आप देखेंगे तो इधर आप पाएंगे कि इधर हरा भरा के बजाय क्या स्थिति है, इधर हरे भरे के बजाय जो है पूरा का पूरा जो है सूखा रेगिस्तान जैसी स्थिति है, ठीक है ना। भारत का ये जो क्षेत्र है, क्या कहते हैं इसको, थार वाला क्षेत्र है। इधर पाकिस्तान का क्षेत्र भी बहुत हरियाली बुरा नहीं। तो ये जो देश है, ये भारत का जो पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, वहाँ की भी स्थिति ये है कि वहाँ भी जो है ज़्यादातर क्षेत्र क्या है, ज़्यादातर क्षेत्रों में सूखा पड़ा रहता है, ठीक है ना। वहाँ की एक प्रमुख नदी है काबुल नदी, ठीक है ना, वहाँ की एक प्रमुख नदी है काबुल नदी। इसी नदी पर बांध परियोजना सहतूत बनाई जा रही है। कौन सी बनाई जा रही है, सहतूत। इससे कई फायदे होने की उम्मीद है वहाँ के लोगों को। पहली बात तो काबुल के निवासियों को पानी पीने के जो है अवसर, मतलब पानी हमेशा उपलब्ध रहेगा। दूसरे, उस बांध के पानी का उपयोग जो है सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है ना। किसके लिए किया जा सकता है, सिंचाई आदि के लिए किया जा सकता है। अब इसमें जो है पाकिस्तान थोड़ा सा अड़ंगा डाल रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि इधर क्षेत्र जो निकलने वाली नदी है, इसका अगर पूरा जल जो है अफगानिस्तान उपयोग कर लेगा तो पाकिस्तान का ये जो खैबर पख्तूनवा वाला क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र क्या हो जाएंगे, सूखे में पड़ जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान इस परियोजना का विरोध कर रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास जो है जो न्यूज में आया, जो न्यूज में समाचार आया, आपने उस समाचार से कैसे परीक्षोपयोगी तथ्यों को निकाला। आपने देखा न्यूज में क्या आया, न्यूज में आपने देखा कि कल चूंकि भारत के प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति दोनों वर्चुअल शिखर सम्मेलन किए, जिसमें सहतूत बांध परियोजना की मंजूरी दी गई। एक परीक्षोपयोगी तथ्य ये मिल गया कि सहतूत बांध परियोजना का विकास भारत ने किस देश में किया, किस देश में जो है सहतूत विकास परियोजना का विकास किया जाएगा। तो वह देश कौन सा है, अफगानिस्तान, ठीक है ना। वह देश कौन सा है, अफगानिस्तान है। एक पॉइंट मिल गया महत्वपूर्ण। दूसरा, आपने देखा कि यह जो सहतूत बांध परियोजना है वह जो है काबुल नदी पर बनाई जाने वाली है। किस नदी पर, काबुल नदी पर। काबुल क्या है, आपने काबुल जान लिया, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ठीक ना। चौथा टर्म आपने जान लिया, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं कौन, अशरफ घनी। कौन है, अशरफ घनी। तो ये सब जो तथ्य हैं, करंट अफेयर को कभी याद नहीं किया जाता, ठीक है ना। उसको आप प्रतिदिन अखबार पढ़ें, अखबार पढ़ने के बाद अपनी जिज्ञासा को थोड़ा सा सचेत करें। जो आपके मन में विचार आए उसको आप किताबों में ढूंढने की अपेक्षा तुरंत उसको आप गूगल पे क्लिक कर लीजिए। विकिपीडिया वगैरह पर आपको आपकी जानकारी, जितनी आपकी जिज्ञासा है वो जिज्ञासा आपका समाधान मिल जाएगा। तो आपको करंट अफेयर रटना नहीं है, वरन क्या करना है, वरन डेली करंट अफेयर पर केवल नजर रखनी है, ठीक है ना। अखबार पढ़ना है, कोचिंग जंक्शन का डेली करंट अफेयर शो देखना है। मेरा दावा है कि आपको किसी भी परीक्षा में, चाहे आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट लेवल का स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या फिर यूपीएसआई टीटी वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको मालूम हो गया है कि भारत जो है सहतूत बांध परियोजना किस देश में विकसित करने वाला है, अफगानिस्तान में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने 6 समुदायों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले में केंद्र सरकार को दिया नोटिस। ये इस हेडिंग का सार ये है कि एक याचिकाकर्ता है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जा करके उन्होंने कहा है कि जो अल्पसंख्यक
दर्जा है, ठीक है ना, जो 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, वह जो है राष्ट्रीय स्तर पर न दिया जा करके उसको जो है राज्य स्तर पर दिया जाए। कैसे दिया जाए? राज्य स्तर पर दिया जाए। इसके लिए जो है उन्होंने तर्क गिनाया, कई सारे विशेषज्ञों का भी वही समान ही तर्क है कि जो 6 समुदाय हैं, कहीं कहीं यह 6 समुदाय अल्पसंख्यक की बजाय कैसी स्थिति में है? बहुसंख्यक की स्थिति में है। जैसे पहले तो ये जान लीजिए कि 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं कौन कौन से। तो 6 अल्पसंख्यक समुदायों को आप नोट कर लीजिए। पहला जो बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है वो कौन सा है? उसको कहा जाता है मुस्लिम। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में आता है। दूसरा कौन आता है? सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, बौद्ध आते हैं, पारसी आते हैं, और 2014 में जैन धर्म को भी क्या कहा जाने लगा? अल्पसंख्यक समूह में जोड़ दिया गया। तो यह जो है 6 ऐसे धर्म हैं जिन्हें भारत में अल्पसंख्यक समूह का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि प्रश्न है, कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे आप नोटिस करिए पंजाब की स्थिति देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां जो है सिख क्या है? बहुसंख्यक स्थिति में है, अल्पसंख्यक न होकर के क्या है? वहां बहुसंख्यक स्थिति में है। लेकिन फिर भी चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या है? अल्पसंख्यक है, इसलिए उन्हें वहां उस राज्य में भी अल्पसंख्यक का जो है लाभ मिलता है। आप मिजोरम जाएंगे, मिजोरम में आपको ये मिलेगा कि 95% जनसंख्या कैसी है? 95% जनसंख्या जो है वहां की ईसाई है, ठीक। लेकिन वहां चूंकि ईसाई राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? अल्पसंख्यक है, इसलिए वहां ईसाइयों को अल्पसंख्यक का लाभ मिल रहा है। और जो उस राज्य के अल्पसंख्यक हिंदू या मुस्लिम समूह हैं, उन्हें जो है बहुसंख्यक, पूरे राष्ट्र में बहुसंख्यक होने के कारण वहां क्या मिलता है? दब करके जीने का मौका मिलता है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो इसी मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सरकार को नोटिस दिया है कि आप जो है इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करिए कि आपके इस संबंध में, इस याचिका के संबंध में आपकी क्या राय है। क्यों न जो है इसको राज्य स्तर पे लागू कर दिया जाए, राष्ट्रीय स्तर के बजाय कहाँ लागू कर दिया जाए? राज्य स्तर पर लागू कर दिया जाए। तो मैंने आपको बताया कि भारत में जो है 6 धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। लेकिन आपसे मैंने विकल्प में क्या पूछा है? विकल्प में भी ठीक यही बात पूछ ली है कि भारत में निम्नलिखित में से किस धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं प्राप्त है? जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी। इसका सही जवाब है यहूदी। इन तीनों धर्मों को जो है भारत में अल्पसंख्यक का जो है दर्जा प्राप्त है, लेकिन यहूदी को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है ना। देखते हैं अगला हेडलाइन। अगली हेडलाइन क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगली हेडलाइन है, सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा को यस्सी ने दी राहत, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की मिली छूट। रेहाना फातिमा जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, केरल की रहने वाली थी, और एक रेसिपी वो बनाई थी जिसमें बार बार जो है वो गौ माता का मांस शब्द का बार बार प्रयोग की। तो केरल हाई कोर्ट ने उनके जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को जो है रोक लगा दी। केरल हाई कोर्ट का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी मतलब किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं है, इससे जो है धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। इसलिए केरल हाई कोर्ट ने क्या किया था? रेहाना फातिमा को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनके वकील जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिलहाल उनको सुप्रीम कोर्ट से जो है राहत मिल गई है। अब उन्हें जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की फिलहाल छूट मिल गई है। मामला अभी जो है न्यायालय में प्रचलित है। प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिए, आपने एक पूरी खबर पढ़ ली, लेकिन आपने परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी तथ्य को जो है नहीं जाना। तथ्य क्या है? आपके मस्तिष्क में क्लिक करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की आज़ादी भारत के हर व्यक्ति को मिली हुई है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की आज़ादी को प्रदान करता है? विकल्प में दिया है अनुच्छेद 21, 18, 14, 19। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जितना ये सब है अभिव्यक्ति की आज़ादी,
सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की आज़ादी, कुछ भी बोलने की आज़ादी, अपना राय प्रकट करने की आज़ादी, ये सब जो है आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के हर नागरिक को प्रदान करता है, ठीक है ना। भारत के हर नागरिक को संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है, ठीक है ना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 19। आप जो है कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, संविधान में कम से कम आप बेसिक चीज तो जरूर पढ़ लीजिए। पहले क्या पढ़ लीजिए? संविधान की उद्देशिका आपको जरूर याद होनी चाहिए। पहला जो संविधान की प्रस्तावना है ना, संविधान की प्रस्तावना आपको जो है जरूर याद होनी चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण टर्म है कि जो आर्टिकल 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35, जिसमें मूल अधिकार शामिल है, ये भी जो है आपको आपके जबान पर होना चाहिए। मूल अधिकार भी आपके जबान पर होना चाहिए। बाकी नहीं याद रहेगा, एक बार चल जाएगा, लेकिन प्रस्तावना और मूल अधिकार जो है आपको सदैव याद रखने चाहिए। इनसे परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न यही सेक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के अपने इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है, अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगता हो कि यह जो है दूसरे छात्रों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इसके लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने 10 मित्रों को, पढ़ने वाले मित्रों को जरूर शेयर करें। और दूसरी बात यह है कि आज 10 तारीख है, आज यूपीएसआई केजीएफ बैच की छूट, एडमिशन लेने की छूट जो है समाप्त हो जाएगी आज के बाद से। और ये जो 999 की फीस है, ये बढ़कर के हो जाएगी 1599 रुपए। अगर आपने अभी भी यूपीएसआई केजीएफ बैच में एडमिशन नहीं लिया है और आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आज एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो यह जो है आपके लिए महंगा हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।